ऑर्डर 23 विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। अब इसमें दो बातें हैं, विड्रॉवल यानी दावे को वापस लेना, एडजस्टमेंट ऑफ सूट यानी पार्टीज़ के दरमियान कुछ सेटलमेंट हो गई है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो ये दूसरा पार्ट है इस ऑर्डर का। रूल 1 विड्रॉवल ऑफ सूट, सूट को वापस लेना, और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, या यहाँ पे भी दूसरी बात आ गई कि जो क्लेम था उसके पार्ट को उसके किसी एक हिस्से को अगर को पार्टी अबेंडन कर दे, उसको छोड़ दे, तो ये उससे रिलेटेड है। सब रूल 1 एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट द प्लेंटिफ में, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दावा दायर हो जाए उसके बाद किसी भी टाइम, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट द प्लेंटिफ में, प्लेंटिफ जो मुद्दई होता है दावे का, एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स विदड्रॉ हिज सूट, तो वो सारे जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट या उनमें से किसी एक के अगेंस्ट, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं ना, सिविल सूट है, तो कह रहे हैं कि जब दावा दायर हुआ उसके बाद प्लेंटिफ किसी भी टाइम अपने सूट को वापस ले सकता है, किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या एक से ज़्यादा जितनों के अगेंस्ट, या अगर वो सब के अगेंस्ट लेना चाहता है वापस तो वो ले सकता है। और अबेंडन पार्ट ऑफ हिज क्लेम, या फिर उसका जो भी वो क्लेम कर रहा है उसके कुछ पार्ट्स को वो अबेंडन कर सकता है, उनको छोड़ सकता है, तो ये उसके पास राइट है प्लेंटिफ के पास। सब रूल 2 वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी, नंबर 1 दैट द सूट मस्ट फेल बाय रीजंस ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, के जहाँ पे सूट को विड्रॉ करना चाह रहा है प्लेंटिफ और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस सूट में कोई डिफेक्ट है, एक लीगल डिफेक्ट कह लें, उसकी वजह से वो दावे को वापस लेना चाह रहा है, पहली बात। और बी दैट देयर आर अदर सफिशेंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और पार्ट ऑफ क्लेम, या उसके पास कोई दूसरी वजह हैं जिनकी वजह से वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस सूट को विड्रॉ कर लूँ और एक मैं फ्रेश सूट फाइल करूँ। ये इन दोनों सूरतों में इट मे ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विदड्रॉ फ्रॉम सच सूट और abandon such part of the claim with liberty to institute a fresh suit in respect of subject matter of such suit or such part of claim। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है कि जब प्लेंटिफ के पास ये सब रूल 1 में क्लियरली उसका ये राइट है कि जब भी दावा दायर होगा तो वो किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या सारों के अगेंस्ट अपने दावे को विड्रॉ कर सकता है, किसी एक के अगेंस्ट या सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी अपने क्लेम के एक पार्ट को वो छोड़ना चाहे, अबेंडन करना चाहे तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई, अगर, लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियरली, अगर इस तरह प्लेनली सूट को विड्रॉ कर लिया गया, प्लेंटिफ गया कोर्ट में जाके उसने कहा कि जी मैं अपने दावे को वापस लेना चाहता हूँ, या मैं इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट वापस लेना चाहता हूँ या सारों के अगेंस्ट वापस लेना चाहता हूँ, तो वो दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उन्हीं डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकेगा, ये नहीं कर सकता वो। और लेकिन अगर वो चाहता है कि वो उसके इस सूट में कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उस वजह से वो अपने दावे को विड्रॉ करके नया सूट फाइल करना चाहता है, तो यहाँ पे वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट को एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा कि जी मुझे दावा विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए और मुझे ये भी इजाज़त दी जाए कि मैं एक फ़्रेश सूट फाइल कर सकूँ इसी कॉज ऑफ एक्शन पे, क्योंकि मेरे सूट में कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आगे जाके मुझे नुकसान होगा। यहाँ पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि ठीक है इसके सूट में वाकई कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसको क्योर होना ज़रूरी है और इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैं इसको इजाज़त ना दूं कि आप इस सूट को विड्रॉ करके फ्रेश सूट फाइल कर लो, तो यहाँ पे नॉर्मली गलती क्या होती है कि हमारे यहाँ कोई सूट में डिफेक्ट है और उस पर ये होना चाहिए कि कोर्ट से इजाज़त ली जाए कि जी हमें अलाउ किया जाए हम फ्रेश सूट फाइल करें, लेकिन नॉर्मली जाके वहाँ पे प्लेनली सूट को वापस ले कर लिया जाता है।
उसका नुकसान ये होता है कि बाद में फिर नया सूट नहीं फाइल कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी कोई डिफेक्ट है आपके सूट में तो आपने कोर्ट को अप्लाई करना है कि जी हमें नए सूट फाइल करने की इजाज़त दी जाए। जब कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया फिर आप फ्रेश सूट फाइल करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इजाज़त नहीं ली तो फिर वो बाहर हो जाएगा, ये ऑर्डर 23 में ही आ जाएगा। एनी हो, ये सब रूल 1 में जनरल बात थी कि कोई भी प्लेंटिफ किसी भी टाइम दावा दायर होने के बाद वो अपने सूट को विड्रॉ कर सकता है किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट या सबके अगेंस्ट, या फिर वो अपने क्लेम के किसी भी पार्ट को किसी एक डिफेंडेंट की हद तक या सब की हद तक, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसको अबैंडन कर सकता है। 2 में ये कहा कि जहाँ पे प्लेंटिफ को ये लगे कि जी मेरे सूट में कोई डिफेक्ट है तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि जी ये डिफेक्ट है, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको अलाउ करेगी कि आप इस सूट को विड्रॉ कर लो और आप फ्रेश सूट फाइल कर लेना। सब रूल 3, अब इसमें ये बताया गया है कि अगर उसने प्लेंटिफ ने कोर्ट से परमिशन नहीं ली और दावा विड्रॉ कर लिया और नया फाइल कर दिया, वेयर द प्लेंटिफ विड्रॉज फ्रॉम अ सूट, उसने सूट वापस कर लिया और अबेंडन्स पार्ट ऑफ ए क्लेम, या उसने अपने क्लेम के किसी पार्ट को अबेंडन कर दिया विदाउट परमिशन रेफर टू इन सब रूल 2, परमिशन लिए बगैर ही कोर्ट की, he shall be liable for such cost as the court may award and shall be precluded from instituting a fresh suit, any fresh suit in respect of such subject matter or such part of claim। तो यहाँ पे क्लियरली सब रूल 3 में उन्होंने बता दिया कि भाई आपने सूट को विड्रॉ किया है, अपने पार्ट के अपने क्लेम के किसी पार्ट को आपने अबैंडन किया है, कोर्ट की परमिशन नहीं ली थी जो कि ज़रूरी थी सब रूल 2 के अकॉर्डिंगली, तो आप नया सूट उसी सब्जेक्ट मैटर पे फाइल नहीं कर सकते, पहली बात। प्लस आपको कॉस्ट भी डलेगी, देखें ना, ही शैल बी लाइबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट मे अवॉर्ड, वो उसको कॉस्ट भी डलेगी, एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर, तो वो फ्रेश सूट फाइल भी नहीं कर सकता। तो ये गलती मैं ख़ास तौर पे अपने वकला भाइयों को कहूँगा कि हमारे सामने ये बहुत सारी बातें आती हैं कि जी दावा नीचे से विड्रॉ कर लिया है फिर फ्रेश सूट फाइल कर दिया। भाई अगर आपने फ्रेश सूट फाइल करना है ना, कोई गलती है तो आप कोर्ट से इजाज़त ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मली कोर्ट ने इजाज़त दे देनी होती है, कोर्ट को क्या एतराज़ होना है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं होता, गलती हो जाती है, जाते हैं जाके सीधा ही विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश सूट फाइल करते हैं, वो बाहर होता है, नया मसला हो जाता है। तो ये ज़हन में रखना है कि कोर्ट से इजाज़त लेके कि अगर आपने फ्रेश सूट फाइल करना है। 4 सब रूल, नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू ऑथराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स टू विड्रॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर्स। अब ये सब रूल 4 में कह रहे हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो उस सूरत में अगर एक प्लेंटिफ विड्रॉ करना चाहता है तो उसको दूसरे जो बाकी जितने भी प्लेंटिफ्स हैं उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, वो सीधा ही नहीं जाके दावे को वापस ले सकता। सब रूल 2, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। अब ये देखें, इन एनी फ्रेश सूट, अब कोर्ट से परमिशन ली उसके बाद आपने फ्रेश सूट फाइल कर दिया, इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल, और कोर्ट ने उस पर आपको परमिट कर दिया कि ठीक है जी आप फ्रेश सूट फाइल कर लें, द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाई लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ़ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बिन इंस्टीट्यूटेड। तो यहाँ पे भी लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। देखें, आपने एक सूट फाइल किया जब लिमिटेशन ख़त्म होने लगी थी उससे 1 महीना पहले, तो 1 महीना वो दावा चला है, उसके बाद आपने कोर्ट से इजाज़त ली कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, विड्रॉ करके जी मैं फ्रेश सूट फाइल करना चाहता हूँ, कोर्ट ने आपको अलाउ भी कर दी। अब उसके बाद जो आपने फ्रेश सूट फाइल करना है ना, लिमिटेशन फिर भी देखी जाएगी, वो ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट सूट जो फाइल किया था उस दिन, क्योंकि वो आपने इन टाइम किया था, वो बार्ड बाय टाइम नहीं था, तो ये दूसरा भी आप कर सकते हो। नहीं, जब आप दूसरा सूट भी फाइल कर रहे हो तो पहले वाले को भूल जाओ, आपने देखना है कि क्या वो लिमिटेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रेश सूट के लिए फ्रेश लिमिटेशन वहीं से
शुरू से ही शुरू होगी। देखें अब इसमें इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल, यानी कोर्ट ने इजाज़त भी दी थी। द प्लेंटिफ शेल बी बाउंड, प्लेंटिफ बाउंड होगा बाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। आपने ये देखना है सेकंड सूट के टाइम के पहले सूट को भूल जाओ, समझो कि वो आपने फाइल ही नहीं किया, फिर भी आपने देखना है कि क्या मेरा सूट लिमिटेशन में है या नहीं है। तो ये इसका मतलब था कि लिमिटेशन नहीं ख़त्म होनी, लिमिटेशन फ्रेश सूट है तो वो पहले सूट को भूल जाओ, वो यही समझा जाएगा कि यही आपका पहला सूट है, अब क्या ये लिमिटेशन में है या नहीं है। 3 कॉम्प्रोमाइज सूट, यानी पार्ट, अब ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट आ गया, अभी पार्टीज़ के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, तो वो इस उससे रिलेटेड ये अब रूल 3 है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, एडजस्टमेंट ऑफ सूट, वेयर इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दिया गया, कोर्ट मान रही है इस बात को, दैट ए सूट हैज़ बिन एडजस्टेड होली और इन पार्ट्स बाई एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़, कि ये जो सूट था ये एडजस्ट हो गया, इसमें जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए, पूरे के पूरे सूट की एडजस्टमेंट हो गई है या इन पार्ट्स इसकी एडजस्टमेंट हो गई है, पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसके वजह से ये सूट अब एडजस्ट हो चुका है। वेयर इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द सूट हैज़ बिन एडजस्टेड होली और इन पार्ट्स बाई एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। अब ये लॉफुल का वर्ड है, यानी जो कॉम्प्रोमाइज़ है या जो एग्रीमेंट हो रहा है वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, विद कोर्शन नहीं होना चाहिए, विद फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो वही होते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ या एग्रीमेंट्स जो वैलिड माने जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी को आपने उसको टॉर्चर करके उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फिर कोर्ट में आप चले गए कि जी हमारा सूट एडजस्ट हो गया, इसको आप कंसेंट डिक्री इस पे दे दें। ऐसे नहीं होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करोगे कि जी ये तो हमारे बिल्कुल हमारे दरमियान सही एग्रीमेंट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सूट एडजस्ट हो चुका है, फिर ही कोर्ट अलाउ करती होती है। एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइज द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उसने डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर दिया है, कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है इस बात पे, जो भी मामला था उनका हल हो गया। द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड एंड शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस देयर विद सो फार एज इट रिलेट्स टू द सूट। तो कोर्ट ने क्या करना है, देखें दो पार्टीज़ के दरमियान ना सूट की पेंडेंसी के दौरान उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गए, मामला सेटल हो गए, वो उनका जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट पूछेगी हाँ भाई आपने आपकी फ्री कंसेंट के साथ हुआ है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया। तो अब क्या होना है, कोर्ट ने डिक्री पास कर देनी है उस एग्रीमेंट की बेस पे, जो भी सारी सेटलमेंट उनके दरमियान पार्ट्स में हुई है, वट एवर सूट एडजस्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मामला पार्टीज़ ने आपस में ही हल कर लिया, तो बात ख़त्म होगी। यहाँ पे कोर्ट एक डिक्री फिर पास करेगी जिसको कंसेंट डिक्री कहते हैं, विच इज़ नॉट अपीलेबल, उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं की जा सकती। The court shall order such agreement, compromise और satisfaction to be recorded, जो ये compromise हुआ है, जो ये agreement उनके दरमियान अगर हो चुका है, satisfy कर दिया है डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को, पैसे वगैरह देने थे दे दिए हैं, वट एवर, इसको कोर्ट रिकॉर्ड करेगी एंड शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस देयर विद सो फार एज इट रिलेट्स टू द सूट, और यहाँ पे कोर्ट डिक्री भी पास कर देगी। प्रोवाइडेड दैट, अब ये प्रोवाइडेड दैट इसमें दो प्रोवाइजोज हैं, provided that the hearing of the suit shall proceed and no adjournment shall be granted in it for the purpose of deciding whether there has been any adjustment or satisfaction। पहली बात तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि कोई किसी किस्म की एडजर्नमेंट नहीं की जाएंगी, कोर्ट की तरफ से डेट्स नहीं दी जाएंगी। प्रोवाइडेड दैट द हेयरिंग ऑफ सूट शैल प्रोसीड एंड नो एडजर्नमेंट, यानी सूट जो है वो चलता रहेगा, कोई एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, इस मकसद के लिए कि ये डिसाइड किया जाए कि क्या एडजस्टमेंट और या कोई सेटिस्फैक्शन पार्टीज़ की हो चुकी है या नहीं। इस मकसद के लिए वो कह रहे हैं कोर्ट ने एडजर्नमेंट्स नहीं देनी, अनलेस, लेकिन
the court for the reasons to be recorded in writing thinks fit to grant such adjournment and provide, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं एक एडजमेंट दे देनी चाहिए तो कोर्ट दे भी सकती है. Provided further that the judgment in the suit shall not be announced until the question of adjustment or satisfaction has been decided. फिर वो आगे कह रहे हैं फर्दर, वो कह रहे हैं प्रोवाइज़ो में कि जी जजमेंट उस वक्त तक अनाउंस नहीं की जाएगी उस सूट में जब तक ये जो क्वेश्चन है कि क्या पार्टी के दरमियान कोई एडजस्टमेंट, कोई सेटलमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक जज साहब जो हैं वो फैसला नहीं सुनाएंगे. तो प्रोवाइज़ो 1 ये थी. सिंपल करें, प्रोवाइज़ो 1 में ये है कि कोर्ट एडजर्न नहीं करेगी इसके लिए कि जी क्या इनके दरमियान कोई पार्टीज़ के दरमियान कोई सेटलमेंट वगैरह हो गई है, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि हाँ जी देनी चाहिए, एडजर्न करना चाहिए, तो कोर्ट कर भी सकती है. तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही है कि जी जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होगा कि क्या पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जैसा फैसला नहीं सुनाएंगे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब ये सेकंड प्रोवाइजो है, व्हेन एन एप्लीकेशन मेड बाय ऑल द पार्टीज टू द सूट, सारी पार्टीज प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है, ईदर इन राइटिंग और इन ओपन कोर्ट थ्रू देयर काउंसिल. ओपन कोर्ट में दे दिया, इन राइटिंग दे दिया, उनके वकील साहब काउंसिल की तरफ से दी गई है, दैट दे विश टू कॉम्प्रोमाइज़ द सूट, के वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. द कोर्ट में फिक्स अ डेट ऑन विच द पार्टीज और देयर काउंसिल्स शुड अपीयर एंड कॉम्प्रोमाइज़ बी रिकॉर्डेड. तो कोर्ट इसमें क्या करेगी, कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी कि सारी पार्टीज आ जाना और आपका हम कॉम्प्रोमाइज़ जो सुलह आपकी हो चुकी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे. बट shall proceed to hear those witnesses in the suit who are already in attendance. लेकिन साथ ही जैसा वो कह रहे हैं कि जी अगर तो वहाँ पे जो सूट की कोई गवाह आ चुके हैं वो प्रेजेंट है तो कोर्ट उनको भी रिकॉर्ड कर सकती है. वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन सीपीसी में लिखा हुआ है कि भाई अगर तो पार्टीज़ ने आके एक एप्लीकेशन दे दी, उनके वकील साहब के थ्रू दे दी, कोर्ट ओपन कोर्ट में दे दी कि जी हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो जज साहब एक डेट दे देंगे भी आ जाओ और अपना कॉम्प्रोमाइज़ आके कोर्ट में रिकॉर्ड करवाओ. लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे इन अटेंडेंस कोई हैं विटनेसेस तो कोर्ट उनको रिकॉर्ड उनकी गवाही कर सकती है, अनलेस फॉर एनी अदर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसिडर्स इट इम्पॉसिबल और अनडिज़ायरेबल टू डू सो. तो अगर लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है इन गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने की, तो वो इन राइटिंग रीजंस दे के तो नहीं रिकॉर्ड करेगी उनकी. इफ़ अपॉन डेट फिक्स्ड नो कॉम्प्रोमाइज़ हैज़ बिन रिकॉर्डेड, लेकिन फिर जो डेट जज साहब ने फिक्स कर दी थी कि जी सारे आ जाना और आपका कॉम्प्रोमाइज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, उस डेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड नहीं किया गया, नो फर्दर एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर दिस पर्पज़. तो फिर मज़ीद जज साहब ने आपको पेशी नहीं देनी. एक दफ़ा जज साहब को जाके आपने कहा कि जी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जज साहब ने डेट दे दी, सारे आ जाना, हम आपके बयान रिकॉर्ड कर लेंगे. उस डेट पे ये कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड करवाया ही नहीं गया, तो फिर वो कह रहे हैं जज साहब ने मज़ीद आपको टाइम नहीं देना. अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर्स it highly probable that the suit will be compromised on or before the date to which it proposes to adjourn the hearing. लेकिन फिर भी अगर जज साहब को लगे कि नहीं एक डेट दे देते हैं, इनके दरमियान चांसेस है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो जज साहब एक डेट दे देंगे. नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है, जब हम पार्टीज जाके कह देती हैं ना कि जी इन राइटिंग हमने जाके कह दिया है कि जी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जज साहब वो इन राइटिंग वाला होता है या फिर बयान उसी वक्त मौके पे लिख लेते हैं और वहाँ उसके बाद फिर डिक्री आ जाती है. वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ये वही मिसाल है. अच्छा जी, इसमें लास्ट इसमें रूल 4, प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड. नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर या डिक्री की एग्जीक्यूशन में ये कह रहे हैं ऑर्डर 4 ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा सिंपल वर्ड्स में. तो ये सिंपल सा था ऑर्डर 23. इसमें बेसिकली के पार्टीज़ के दरमियान वो प्लेंटिफ किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है और किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट, और किसी पार्ट के क्लेम के किसी पार्ट को वो अबैंडन भी कर सकता है.
अगर उसने उसकी प्लेंटिफ ये चाहता हो कि मैंने फ्रेश सूट फाइल करना है, तो उसको चाहिए कि वो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू सब रूल 2 सेटिस्फाई करके विदड्रॉ करे, फिर वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। अगर वो परमिशन ही लेता तो नया सूट वो फाइल नहीं कर सकता और उसको कॉस्ट भी डलेगी। और किसी एक प्लेंटिफ ने अगर दावा विड्रॉ करना हो तो उसको सारों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। फिर आ जाता था नेक्स्ट के लिमिटेशन से रिलेटेड के लिमिटेशन फ्रेश सूट में पिछले वाले सूट को कंसिडर नहीं करना कि वो इन टाइम था तो ये भी इन टाइम होगा, नहीं। ये फ्रेश सूट जब फाइल कर रहे हो, इवन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप फाइल कर रहे हो, तो आपने लिमिटेशन को देखना है कि क्या आपने इन टाइम फाइल किया या नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज सूट था कि पार्टीज़ अगर आपस में कोई सेटलमेंट वगैरह कर देती हैं, वो कोर्ट को बताएंगी और वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और उससे रिलेटेड फिर कोर्ट एक डिक्री भी पास कर देगी कि पार्टीज़ के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इसको कंसेंट डिक्री कहते हैं।